जो नेता कल तक ईडी और सीबीआई की जांच के घेरे में था, आज वही मंच पर खड़ा होकर ईमानदारी का भाषण दे रहा है। क्या यह सिर्फ संयोग है? भारत की राजनीति में अक्सर एक चीज देखने को मिलती है, जब कोई बड़ा नेता विपक्ष में होता है, ईडी की कार्रवाई होती है, सीबीआई के नोटिस आते हैं, टीवी डिबेट्स में भ्रष्टाचार के आरोप छा जाते हैं। लेकिन कई मामलों में जैसे ही वही नेता सत्ताधारी गठबंधन या बीजेपी में शामिल होता है, राजनीतिक माहौल बदल जाता है। कुछ मामलों में जांच की गति धीमी पड़ती दिखती है और कुछ मामलों में एजेंसियों की सक्रियता पहले जैसी नहीं रहती। इसी आरोप को विपक्ष ने नाम दिया बीजेपी वॉशिंग मशीन। लेकिन क्या ये सिर्फ राजनीतिक नारा है या इसके पीछे कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो सवाल खड़े करते हैं? मार्च 2023 में 14 विपक्षी दलों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उस याचिका में दावा किया गया कि 2014 के बाद ईडी द्वारा जिन प्रमुख राजनीतिक नेताओं पर कार्रवाई हुई, उनमें भारी संख्या विपक्षी दलों के नेताओं की थी। विपक्ष का आरोप था कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव के लिए किया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार और बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। अब कुछ चर्चित उदाहरण देखते हैं। पहला नाम सुवेंदु अधिकारी। एक समय में वे टीएमसी के बड़े नेताओं में गिने जाते थे और ममता बनर्जी के करीबी माने जाते थे। उनका नाम शारदा चिटफंड मामले में उस समय चर्चा में आया जब शारदा समूह के प्रमुख सुदीप्तो सेन के एक पत्र में कई नेताओं के साथ उनका भी उल्लेख किया गया। इसके अलावा नारदा स्टिंग ऑपरेशन में जारी वीडियो को विपक्ष ने रिश्वतखोरी से जोड़कर उठाया। हालांकि सुवेंदु अधिकारी ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया और इन्हें राजनीतिक साजिश बताया। दिसंबर 2020 में उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। विपक्षी दलों का दावा है कि उसके बाद उनके खिलाफ एजेंसियों की सक्रियता पहले जैसी नहीं रही। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसियां सबूतों के आधार पर काम करती हैं, राजनीति के आधार पर नहीं। दूसरा उदाहरण हिमंता बिस्वा शर्मा। आज वे असम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक समय वे कांग्रेस में थे। शारदा मामले में सुदीप्तो सेन के पत्र में उनका भी नाम लिया गया था। 2014 में सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की थी। इसके अलावा लुइस बर्गर मामले में बीजेपी ने उस समय एक राजनीतिक बुकलेट जारी की थी जिसमें कई सवाल उठाए गए थे। लेकिन 2015 में हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए। बाद में हिमंता शर्मा ने सार्वजनिक रूप से कहा कि सीबीआई ने उन्हें आरोपी नहीं बल्कि गवाह माना था। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया। तीसरा उदाहरण अजित पवार। महाराष्ट्र के सिंचाई विभाग से जुड़े कथित घोटाले और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक केस में उनका नाम राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा। 2019 में ईडी की कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम हुआ जब अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाने की कोशिश की। हालांकि वो सरकार सिर्फ कुछ दिनों में गिर गई। बाद में महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी व्हाइट पेपर में कहा गया कि सिंचाई परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितता साबित नहीं हुई। 2023 में अजित पवार एनडीए गठबंधन में शामिल हुए। इसके बाद विपक्ष ने फिर वही सवाल उठाया, क्या राजनीतिक समीकरण बदलते ही जांच का स्वर भी बदल जाता है? अब यहां सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर विपक्ष के आरोप सही थे तो फिर ऐसे नेताओं को दूसरी पार्टियां अपने साथ क्यों लेती हैं? और अगर नेता निर्दोष थे तो पहले उन पर इतना राजनीतिक हमला क्यों हुआ? यही वो सवाल है जो जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर बहस खड़ी करता है। हालांकि बीजेपी लगातार कहती रही है कि कानून अपना काम करता है और किसी भी केस में कार्रवाई या राहत सिर्फ सबूतों के आधार पर होती है। लेकिन लोकतंत्र में परसेप्शन भी बहुत मायने रखता है। जब जनता को ये महसूस होने लगे कि कानून सबके लिए बराबर नहीं दिख रहा, तब सवाल सिर्फ किसी एक पार्टी का नहीं रहता। सवाल उठता है, क्या हमारी संस्थाओं पर जनता का भरोसा पहले जैसा मजबूत है? और शायद यही इस पूरी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए अगली बार जब कोई बड़ा नेता पार्टी बदले तो सिर्फ राजनीतिक फायदे या नुकसान मत देखिए, ये भी देखिए क्या उनके खिलाफ उठे सवाल अचानक शांत हो गए हैं या फिर सचमुच जांच अपने निष्कर्ष तक पहुंच चुकी है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है सवाल पूछने की आजादी से।